Hello students, this is chapter 4th, name Organization of Data। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर 1 to चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4th को पढ़ेंगे। चैप्टर 4th को पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने बताया आपको कि जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो क्या करता है, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, ठीक है। वो जो पर्सन जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो जब डेटा को कलेक्ट कर लेता है तो डेटा को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों करना पड़ता है, ताकि हम उससे फर्दर अपना रिजल्ट निकाल सके। तो जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्लासिफिकेशन एंड आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव इज स्टैटिकल सीरीज। क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। स्टैटिकल सीरीज में हम स्टैटिकल सीरीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आफ्टर दैट टाइप ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारी सीरीज का टाइप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं बेटा, वो काफ़ी सारे हैं जो कि एक वीडियो में कवर अप नहीं हो सकते। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इन नेक्स्ट वीडियो we will study statistical series and its part. So our first topic is classification. Classification is the process of arranging data into homogeneous group or classes according to their common characteristic। देखो बेटा, हमने ये कहा क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, आप क्या कर रहे हो, डेटा को, कौन से डेटा, जो जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि होमोजीनियस है। एक होता है बेटा होमोजीनियस, जो क्या होते हैं, जिनमें सिमिलरिटीज होती हैं, वो होमोजीनियस आइटम होते हैं। एक होता है हिट्रोजीनियस, मीन्स जिनमें डिससिमिलरिटीज होती हैं। तो हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अरेंज कर रहे हैं इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस। हम डेटा को ग्रुप्स में या फिर क्लास में अरेंज कर रहे हैं, किस बेस पे, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो, लेट्स सपोज पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन मे बी ग्रुप्ड in respect of sex, age, marital status। For example, हमने कहा कि हम महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ की पॉपुलेशन को ग्रुप्ड कर रहे हैं। कैसे करेंगे, सेक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फीमेल जो है वो एक कैटेगरी में डाल दी, मेल्स जो है वो एक कैटेगरी में डाल दिए, गर्ल्स एक कैटेगरी में डाल दी, बॉयज एक कैटेगरी में डाल दिए। तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन हो गया। अगर हम एज की बात करें तो हमारे जो एज के फिगर्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि 5 साल के कितने बच्चे हैं, 6 साल के कितने बच्चे हैं, 7 साल के कितने बच्चे हैं। तो अगर हम एज के अकॉर्डिंग डेटा को ग्रुप्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अगर हम, हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं मैरिटल स्टेटस के बेस पे, कि कितने टीचर ऐसे हैं जो मैरिड हैं और कितने टीचर ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मैरिड हैं
उनको एक ग्रुप में डालेंगे और जो अनमैरिड है उनको एक ग्रुप में डालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शन, आप लोगों ने देखा होगा बेटा हर स्कूल में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। वो सेक्शंस जो होते हैं उन सेक्शंस से जो रिलेट करने वाले बच्चे होते हैं उनके पास क्या होता है, सेम सब्जेक्ट होते हैं, इसी वजह से वो सेम सेक्शन में होते हैं। तो हमने कहा कि जैसे मान लो एक सेक्शन आर्ट्स का है, एक सेक्शन कॉमर्स का है, तो कॉमर्स में वो सब बच्चे रहेंगे जो सिमिलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आर्ट्स में वो बच्चे रहेंगे जो सिमिलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा डेटा को अरेंज करना, किसमें, होमोजेनियस ग्रुप में और क्लासेस में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा उद्देश्य है कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमने कहा आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन ए सिंपल फॉर्म। इससे क्या हो जाता है, जो हमारे कलेक्टेड डेटा हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं जिनको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्लासिफिकेशन की बेस पे हम क्या कर देते हैं, जब हम डेटा को क्लासिफाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन प्रोसेस एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल। क्या कर देता है, जो क्लासिफिकेशन जो है उसमें जो हमारी अननेसेसरी डिटेल्स जो हमने कलेक्ट कर ली थी उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। द मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल, ब्रीफ, लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडेबल। इससे क्या हो जाता है, जो बहुत सारे डेटा हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं पॉपुलेशन सेंसस है, हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, हर 10 साल में भारत की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा। अब पॉपुलेशन सेंसस जब हुआ तो उसमें तो बहुत सारे डेटा हैं, अगर हम उन डेटा को सेक्स के अकॉर्डिंग अलग कर दें कि फीमेल इतनी है और मेल इतने हैं, एजुकेशन के बेस पे कर दे कि एजुकेटेड पर्सन इतने हैं और अनएजुकेटेड पर्सन इतने हैं, ऑक्यूपेशन के बेस पे कर दे कि लोग प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में इतने लोग लगे हुए हैं और टेरेसरी सेक्टर में इतने लोग लगे हुए हैं। तो उससे क्या होगा, डेटा जो है हमारे सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने डेटा का क्लासिफिकेशन किया। तो जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे डेटा हैं उनको हम इजी तरीके से समझ पाएंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टू ब्रिंग आउट क्लैरिटी पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है सिमिलरिटीज क्या हैं और डिसिमिलरिटीज क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एजुकेशन के बेस पे डेटा को क्लासिफाइड किया तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड पर्सन्स कितने हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बेस पे तो कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी वाले पॉइंट्स को क्लियर कर देती है। मीन्स अनएजुकेटेड और एजुकेटेड, उसमें हमें पता चल जाता है कि अनएजुकेटेड जो हैं वो इतने पर्सन हैं और एजुकेटेड इतने पर्सन हैं। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कंपैरिजन करना पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमारे स्कूल में कॉमर्स टीम में लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट हैं। हमने क्या किया,
30 करके और 3 और 4 प्लस करके हमने 100 स्टूडेंट को क्लासिफाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। अब जब उनको हमने क्लासिफाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, CA1, CA2, CA3, तो अब क्या होगा, जब हम उनका टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट से जो उनकी परफॉर्मेंस रहेगी उसका हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ने हमें क्या फैसिलिटी दी, डेटा को कंपैरिजन करने की फैसिलिटी दी। अब जैसे हमने कहा कि पॉपुलेशन सेंसस जो है उसमें हमने डेटा को क्लासिफाइड कर दिया सेक्स के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे देश में सेक्स रेशियो क्या है, अदर कंट्रीज में सेक्स रेशियो क्या है, स्टेट्स में सेक्स रेशियो क्या है। एजुकेशन के बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे एजुकेटेड पर्सन ज्यादा है। तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बेस पे बेटा हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप। स्टैटिक्स क्या, ये क्लासिफिकेशन क्या करता है बेटे, ये आपकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है। रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने का मतलब होता है क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग cause effect relationship if there is any in data। अगर डेटा में कोई भी रिलेशनशिप है तो क्लासिफिकेशन जो है उसको फाइंड आउट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि हमने प्राइस और डिमांड को लिया, हमने प्राइस वर्सेस डिमांड को लिया, तो हमने पाया कि जब कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस जब हाई होती हैं, तो लोग डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं, और जब प्राइसेस कम होती हैं तो लोग डिमांड क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन किया, प्राइसेस को देखा और उनकी डिमांड को देखा, तब हम इनके रिलेशनशिप को समझ पाए कि कीमत जब बढ़ती है तो डिमांड लोग कम करते हैं। फिर उसका हमने कारण ढूंढा और उसका प्रभाव ढूंढा। ठीक है, हमने कारण भी सर्च किया और प्रभाव भी सर्च किया उसका। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय क्लासिफिकेशन वी कैन ब्रिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स होते हैं बेटा, उनमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन जो है वो सेक्स के अकॉर्डिंग हमने देखी कि किस देश में सेक्स रेशियो क्या है या फिर किस स्टेट में सेक्स रेशियो क्या है। लेट्स सपोज एक स्टेट ऐसी है जहां पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, मीन्स फीमेल वर्सेस मेल बहुत कम है। ठीक है, मतलब लड़की और लड़कों का जो अनुपात है वो बहुत कम है। ठीक है, तो हम उसका रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रीजन है जो इस स्टेट में ये रेशियो कम है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन जो है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को ब्रिंग आउट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्या होता है बेटा, जब हम डेटा को क्लासिफाइड कर लेते हैं, जब हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं, तो उससे क्या होते हैं, जो आपके रो डेटा होते हैं जिनको आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज नहीं कर रखा है, अगर आप उनको अरेंज कर देते हो तो क्या हो जाते हैं, एक तो वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएंगे, और एक समझ में अगर आएंगे तो इफेक्टिव भी रहेंगे, मीन्स उनका ज्यादा यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या कहा, जो क्लासिफिकेशन है वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है या फिर जो आपके डेटा है उनको क्या कर देती है, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना देती है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन से जो डेटा की यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ ब्रिंग यूजफुल, मीन्स ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे जो डेटा है वो क्या बन जाते हैं, मोर यूजफुल बन जाते हैं। तो आफ्टर क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, यूटिलिटी जो है वो इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। बेटा जो क्लासिफिकेशन वो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है डेटा का। ठीक है, हम क्या करते हैं,
एक साइंटिफिक तरीके से डेटा को अरेंज करते हैं। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के डेटा को एक ग्रुप में डाल देते हैं और जिनमें डिसिमिलरिटीज है जो उससे अलग है, लेकिन उस पर्टिकुलर अलग सेक्शन में जो भी डेटा रहेंगे उनकी क्या रहेगी, उनमें क्या रहेगी, आपस में सिमिलरिटी रहेगी। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एजुकेशन के बेस पे आपने 2 ग्रुप बना दिए, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। तो एक ग्रुप में सब एजुकेटेड पर्सन रहेंगे और दूसरे ग्रुप में सब अनएजुकेटेड पर्सन रहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या होता है, एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है। सो वी विल रिवाइज अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन ए सिंपल फॉर्म। क्लासिफिकेशन क्या करता है, जो हमारे फैक्ट्स हैं, हमारे डेटा हैं, उनको एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट का टू ब्रिंग आउट क्लियरली पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। क्लासिफिकेशन क्या करता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि सिमिलरिटी कहाँ पे है और डिसिमिलरिटी कहाँ पे है। क्लासिफिकेशन के बेस पे वी कैन इजिली कंपेयर द डेटा। नेक्स्ट टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन के बेस पे हम किन्हीं भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद में डेटा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाते हैं, जिससे उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उनकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है। और जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही डेटा को क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में उनको डालते हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। आई होप this point is very clear to you. Now, characteristics of a good classification. जब हम एक अच्छी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहले कहा कंपेरिहेंसिवनेस। कंपेरिहेंसिवनेस का मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। मीन्स जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, जितने भी हमारे आइटम्स हैं, वो सब आइटम्स जो हैं किसी ना किसी ग्रुप में ऐड हो जाने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपेरिहेंसिवनेस। मीन्स द कंडीशन ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। जो भी हमारा एस्पेक्ट है उसमें जो भी आइटम्स हैं वो सब किसी ना किसी ग्रुप में इंक्लूड हो जाने चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, दैट इट इज कंपेरिहेंसिवनेस। ठीक है, और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ रो डाटा should be so comprehensive that each and every item of the data gets into some group or class. No item should be left out. कोई भी आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए जो बचे। हर आइटम किसी ना किसी ग्रुप में उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो क्लासिफिकेशन है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, कंपेरिहेंसिवनेस। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो क्लैरिटी क्लासिफिकेशन ऑफ रो डाटा इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल। जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट इज देयर शुड be no confusion about the placement of any item in a group. जो भी हमारे आइटम्स हैं जब हम उनको किसी भी एक ग्रुप में डाल रहे हैं तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीन्स क्लासिफिकेशन का जो नेचर है वो बिल्कुल क्लैरिटी वाला होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। और वी कैन से, जैसे हम सेक्शन बनाते हैं तो सेक्शन जब हम बनाते हैं तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। पहले तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी क्लास में इंक्लूड हुए बगैर रह गया।
दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही ना चले। द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप, मतलब जो क्लासेस हैं वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मीन्स ईच आइटम ऑफ डेटा मस्ट फाइंड इट्स प्लेस इन ओनली वन क्लास। मीन्स जो भी डेटा है वो एक क्लास में होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कभी वो दूसरी क्लास में भी बिलोंग करता है, कभी वो दूसरी क्लास में भी बिलोंग करता है। तो देयर मस्ट बी नो आइटम विच कैन फाइंड इट्स वे इनटू मोर देन वन क्लास। मीन्स कोई भी आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक से ज्यादा क्लास में लाई करे। मीन्स जो आइटम्स हैं उनकी एक ही क्लास होनी चाहिए, जो सिमिलर आइटम है उनकी एक ही क्लास होनी चाहिए। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लैरिटी वाला होना चाहिए, जिसमें आइटम्स को अपनी क्लास के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए और उनकी जो क्लासेस है उसमें ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मीन्स कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो दूसरी क्लास में भी हैं, पहली क्लास में भी हैं, थर्ड क्लास में भी हैं, तो फिर क्या रहेगा, आपका क्लासिफिकेशन जो है वो आपको अच्छा कंक्लूजन नहीं दे पाएगा, अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज होमोजेनियस। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब होता है जो भी डेटा है जो एक ग्रुप में है वो क्या होने चाहिए, सभी होमोजीनियस होने चाहिए, उनमें क्या होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। ऑल आइटम्स इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर। क्या होने चाहिए, वो सभी आइटम जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे से, तभी तो उनको एक ग्रुप में डाला गया है। इसलिए क्लासिफिकेशन जो होती है जिसमें एक क्लास के जो आइटम्स होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन है वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने क्लासिफिकेशन अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो जो आपका रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हम समझते हैं सुटेबिलिटी। हम कहेंगे क्लासिफिकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। जो हमारी इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। इफ द इन्वेस्टिगेटर इज कैरिड ऑन टू इंक्वायरी इनटू द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द लेबर, क्या हो रहा है, लेबर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए आपने डेटा इकट्ठे किए एज ए इन्वेस्टिगेटर, देन इट विल बी यूजलेस टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिलीजन। अगर हम डेटा का क्लासिफाई करते हैं, मीन्स जो लेबर्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं उनके रिलीजन के बेस पे, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई यूज नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने लेबर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन को पढ़ना है, उनकी आर्थिक स्थिति को पढ़ना है। तो उसके लिए हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस धर्म से, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लासिफिकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता होना, मतलब एक चीज जो है वो स्टेबल रहे, बार बार चेंज ना हो। मीन्स इफ क्लासिफिकेशन इज नॉट स्टेबल, अगर आपका क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेबल नहीं है, हैज टू बी चेंज्ड ईच आइटम एन इंक्वायरी इज कंडक्टेड। जैसे ही आप कोई इंक्वायरी करते हो तभी आप क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हो और बार बार फिर अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हो। द डेटा वुड नॉट बी फिट फॉर कंपेरिजन, तो फिर क्या रहेगा, आपका जो क्लासिफाइड जो डेटा रहेगा वो आपके लिए कंपेरिजन के लिए फिट नहीं रहेगा। देयरफॉर द क्लासिफिकेशन मस्ट प्रोसीड एट एवरी स्टेज इन अकॉर्डेंस विद वन प्रिंसिपल, दैट the principle should be maintained
थॉट आउट। क्या होना चाहिए, जो हमारा बेस है ना, जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेस है, बेस शुड नॉट चेंज। मीन्स हर बार क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम इन्वेस्टिगेटर जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, आफ्टर दैट उनको क्लासिफाइड कर रहा है, तो अगर वो बार बार क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से करेगा तो वो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो क्लासिफिकेशन जो है उसका नेचर जो है वो स्टेबिलिटी वाला होना चाहिए। मीन्स एक बार क्लासिफिकेशन हो गया, उसका बेस एक बार डिसाइड हो गया कि आपने इस बेस पे डेटा को क्लासिफाइड कर दिया है। आपके स्कूल में जो स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, तो उसके बेस पे जब आपने सेक्शंस बना दिए तो हर दिन सेक्शन चेंज नहीं होते, हर टाइम पे आपके सेक्शंस चेंज नहीं होते। इसका मतलब जो क्लासिफिकेशन जो है उसका बेस हर टाइम पे चेंज नहीं हो सकता। इसलिए जो क्लासिफिकेशन का जो नेचर है उसमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ आवर लास्ट पॉइंट, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना। अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ये चेंज जो है हम इसको ऐड करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन में, या फिर इस चेंज को हम हटाना चाहते हैं, तो जो आपका क्लासिफिकेशन का नेचर जो है वो इलास्टिक भी होना चाहिए। मीन्स थोड़ा बहुत जब आप चेंज करना चाहो तो वो पॉसिबल भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेस जो है वो चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा क्वांटिटी को करना है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करना है, कुछ स्टूडेंट ने स्ट्रीम चेंज कर ली, तो आपका बेस तो सेम है, सेक्शंस तो वही रहेंगे, स्टूडेंट इधर से उधर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन जो है वो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल नेचर का हो सकता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक। There should be a scope for change in the classification depend on the change in purpose और objective of study। जो भी आपका objective of study है, जो भी आपका पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन के नेचर में चेंज किया जा सकता है। तो हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि क्लासिफिकेशन कंपेरिहेंसिव होना चाहिए, कोई भी आइटम बचना नहीं चाहिए, हर आइटम किसी ना किसी क्लास में एडजस्ट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए कि किसी आइटम को, कोई भी आइटम जो है वो एक से ज्यादा क्लास में लाइज नहीं करना होना चाहिए। होमोजेनिटी होनी चाहिए आइटम्स में, जो एक ग्रुप के आइटम्स है उनमें क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होती है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी, बार बार क्लासिफिकेशन का बेस चेंज नहीं होना चाहिए, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही चेंज होना चाहिए। जब हमारा जो स्टडी ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाए तो क्लासिफिकेशन में चेंज हो सकता है, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। Now our last topic is methods of classification। जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसके कितने सारे मेथड्स होते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब व्हेन वी क्लासिफाई डेटा अकॉर्डिंग टू एरिया। जब हम डेटा को एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज chronological। Chronological means when we classify data according to time, then we call this is chronological classification। Next is qualitative, according to attributes। जो हमारी characteristic होती है, quality जो होती है, उसके बेस पे जब हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं, that is qualitative classification। And fourth is quantitative, when we classify data according to variables। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड
all these methods in detail. So our first method is geographical classification. Geographical classification, the collected data are grouped with reference to location or geographical division such as countries, states, cities, districts, colonies, etc. जब हम जो हमारे डेटा हैं, कलेक्टेड डेटा जो हैं, उनको लोकेशन के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि वीट का प्रोडक्शन होता है. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम वीट के प्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं कि अमेरिका में जो है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वीट का, वो होता है 1925. ठीक है. आफ्टर दैट हमने कहा ब्राजील में इतना होता है, चाइना में इतना होता है, डेनमार्क में इतना होता है, फ्रांस में इतना और इंडिया में इतना. तो हमने वीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डेटा थे उनको हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू लोकेशन. तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड बाय ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ओके. जब हम डेटा को लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. जैसे एक कोरोना जो है वो एक बहुत बड़ी महामारी है. आपने देखा है WHO के द्वारा जो डेटा हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बेस पे. तो वो क्या हो गए, उन्होंने क्या कर दिया, डेटा को लोकेशन के बेस पे क्लासिफाइड कर दिया कि अमेरिका में इतने पेशेंट हैं, पाकिस्तान में इतने पेशेंट हैं, भारत में इतने पेशेंट हैं. ठीक है. तो उनको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज chronological classification. When statistical data are classified on the basis of period of time or historical elements, then the classification is known as chronological classification. जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं टाइम के बेस पे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज chronological classification. जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आपको पता है हर 10 ईयर में सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा काउंट की जाती है. तो हमने कहा कि ईयर जो है 1961 में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़ में है, ये फिगर्स 1961 में इतनी थी, 1971 में 54.6 करोड़ थी, आफ्टर दैट 1981 में इतनी, 1991 में इतनी, 2001 में इतनी और 2011 में इतनी. और जो नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट होनी है वो कब होगी, 2020. तो बेटा जब हम क्लासिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे. और वी कैन से, जैसे हम टीवी पे जब न्यूज आती है तो ये आता है कि जनवरी मंथ में इंडिया में कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन इतने थे, फरवरी में इतने हो गए, मार्च में इतने हो गए, मई में इतने हो गए, अप्रैल में इतने हो गए. इस तरीके से अगर आप पीरियड टाइम के बेस पे अगर डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मीन्स व्हेन वी क्लासिफाई डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज qualitative classification. Data are grouped with reference to quality or attributes which cannot be measured or numerically described. कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बड़ा ऑनेस्टी के साथ काम करता है. अब उसकी ऑनेस्टी की क्वांटिटी मेजर थोड़ी ना हो सकती है. एक बच्चा है, बहुत सिंसियर है, तो उसकी सिंसियरिटी की क्वांटिटी मेजर नहीं हो सकती. तो क्या होती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. इसमें क्या होता है, क्वालिटीज के बेस पे
आप डेटा को क्लासिफाई करते हो। क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स जिनको हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, जिनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे, डेटा आर ग्रुप्ड विद रेफरेंस टू क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड और एंड न्यूमेरिकली, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग टू वेज। जो क्लासिफिकेशन जो होता है क्वालिटेटिव, वो टू वेज से होता है। एक तो होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। वन इज सिंपल क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो वी विल अंडरस्टैंड both classification one by one. So our first is simple classification. Simple classification in case of one attribute, when the data are classified in two subclasses, only the process is termed as simple classification. जब क्या हो रहा है जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो सिर्फ वन एट्रीब्यूट के बेस पे, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस के बेस पे आप पॉपुलेशन को टू कैटेगरीज में डाल रहे हो, मैरिड, अनमैरिड। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट आपने वन एट्रीब्यूट के बेस पे आपने टू सब क्लासेस बना दी। मीन्स मेन क्लास क्या थी आपकी, पॉपुलेशन, और उसकी सब क्लास क्या बन गई, एक मैरिड क्लास, एक अनमैरिड क्लास। तो आपने क्या कहा, सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसमें आप एक एट्रीब्यूट के बेस पे, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, एक विशेषता के बेस पे, एक क्वालिटी के बेस पे आप क्या करते हो, डेटा को क्लासिफाई करते हो। ठीक है, दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल स्टडी मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। Manifold classification in cases where more than one attribute is considered and it results in subdivision of classes, it will be referred as manifold classification. जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं मोर देन वन एट्रीब्यूट के बेस पे, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। और हमने पॉपुलेशन को क्लासिफाई किया, पहले हमने देखा रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में, और अर्बन एरिया में मतलब शहरी क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो पॉपुलेशन को पहले ये देखा कि अर्बन और रूरल, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या किया, रूरल एरिया में कितने लिटरेट पर्सन है, पढ़े लिखे लोग हैं, और रूरल एरिया में कितने इलिटरेट पर्सन है। सेम ऐसे ही अर्बन एरिया में देखा लिटरेट पर्सन कितने हैं और इलिटरेट पर्सन कितने हैं। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन क्या शो कर रहा है कि जो डेटा क्लासिफाइड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मोर देन वन एट्रीब्यूट के बेस पे हो रहे हैं, जिसमें एक से ज्यादा विशेषता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाय मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन एंड these both simple classification and manifold classification is the part of qualitative classification। जब हम क्लासिफिकेशन करते क्वालिटी के बेस पे, तो एक क्वालिटी के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन। और ज्यादा क्वालिटी के बेस पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज quantitative classification. This type of classification is made on the basis of measurable characteristic. For example, height, weight, age, income, sales, cost, etc. Means वहां पे क्वालिटी की बात हो रही थी, उस कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही थी जो कि मेजरेबल नहीं था, जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, ठीक है। लेकिन आपकी हाइट मेजर हो सकती है, आपका वेट मेजर हो सकता है, एज मेजर हो सकती है नंबर्स में, इनकम मेजर हो सकती है। तो ये सब क्या हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं मेजरेबल
कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, तो उस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, सच अ मेजरेबल यूनिवर्स इज नोन एज वेरिएबल। जो हम जिस क्वांटिटी को हम मेजरेबल बोल रहे हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या जानते हैं, वेरिएबल के नाम से जानेंगे। तो क्या कहेंगे, सच ए मेजरेबल यूनिवर्स इज नोन एज वेरिएबल। दिस क्लासिफिकेशन विल जनरली हैव टू एलिमेंट्स। ये जो क्लासिफिकेशन होती है बेटा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है उसको समझना जरूरी है। हमने कहा अ वेरिएबल इज ए क्वांटिटी। क्या होती है वेरिएबल, एक क्वांटिटी होती है विच कैन एज्यूम अ रेंज और न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी एक जो क्वांटिटी है वो क्या तो रेंज में डाल देते हैं हम, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि रेंज का यहाँ पे मतलब क्या है और न्यूमेरिकल का मतलब क्या है। तो हमने कहा वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। वेरिएबल्स जो होते हैं वो 2 फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, we will understand both these variable in detail. Discrete variable. Discrete variable is one where the variates differ from each other by a definite amount. Means ये जो वेरिएबल हैं इनकी जो अमाउंट होती है वो बिल्कुल डेफिनेटली डिसाइड होती है, बिल्कुल डिफरेंट, सब आइटम्स की अलग अलग अमाउंट होती है। ईच क्लास हैज ए क्वांटिटी। हर एक क्लास की अपनी एक क्वांटिटी होती है। इन ए इंटीग्रल फ्रॉम अलोंग विद फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। हर आइटम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस एट डिफरेंट टाइम। मीन्स कोई भी एक चीज जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो अब इस एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हमने ये कहा कि एग्जाम्पल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फैमिलीज। 0 चिल्ड्रन है 10 फैमिलीज में, 1 चिल्ड्रन है 12 फैमिली में। ठीक है, ऐसी 12 फैमिली है जिनके यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। नंबर ऑफ फैमिली जो है 14 है जिनके यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है। नंबर ऑफ फैमिली 25 है जिनके यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है। इस तरीके से आपके पास ये डेटा दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, आप लोगों को बिल्कुल हर एक वेरिएबल की एक डेफिनेट अमाउंट आपको पता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको हम, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन वेयर द वेरिएट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे क्या है, हर एक वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से अलग है और हर एक की डेफिनेट अमाउंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, हमने टेस्ट लिया 30 मार्क्स का। ठीक है, हमने टेस्ट लिया 30 मार्क्स का। एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। अब हमने कहा कि 10 मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स को और 15 मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि 10 मार्क्स जो हैं वो 10 स्टूडेंट्स को आए हैं। तो जो 10 मार्क्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10। मीन्स 10 जो मार्क्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स के रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट, अगर 15 मार्क्स की मैं बात करूं तो कितने स्टूडेंट्स पे रिपीट हुए 15 मार्क्स से, 10 स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल, जहां पे आपको एडजेक्ट वेरिएबल की एडजेक्ट फ्रीक्वेंसी पता होती है कि वो वेरिएबल जो है
वो कितने टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, ये होती है बेटा डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, नाउ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, देखो, अ क्वांटिटी विच कैन एज्यूम ऑल फ्रिक्शनल और इंटीग्रल वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। ये क्या होती है बेटा, जो भी स्पेसिफाइड रेंज जो होती है उनमें इन क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक क्लास जो है उसमें 60 से 70 वेट 50 स्टूडेंट्स में है, 70 से 80 वेट वाले जो स्टूडेंट है वो 30 स्टूडेंट है, 80 से 90 वेट वाले 10 स्टूडेंट हैं, 90 से 100 वेट वाले 5 स्टूडेंट हैं, टोटल जो स्टूडेंट है वो 95 है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस हुआ। देखो, डिस्क्रीट में आपको ये पता था कि एडजेक्ट ये वाला आइटम जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। अब हमें ये तो बता दिया गया कि 60 से 70 वेट जो है वो 50 स्टूडेंट का है, लेकिन क्या हम एडजेक्ट कह सकते हैं कि इन 50 स्टूडेंट का वेट 60 है, 61 है, 62 है, 69 है या 70 है? तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, हम एडजेक्ट नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल की जो एडजेक्ट वैल्यू है वो क्या है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज में होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। हमने कहा जो आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो होता है वो एट्रीब्यूट बेस पे होता है, और जो आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपका वेरिएबल बेस पे होता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल इज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, जिस कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया था, एज, हाइट, वेट, इनकम, सेल, कॉस्ट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स अ कैरेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिस कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके वेरिएबल और एट्रीब्यूट। नाउ जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है उसकी टेबल ऐसे है कि एक एनुअल प्रॉफिट कमाने वाली 0 से 1 लाख रुपीज तक प्रॉफिट कमाने वाली फर्म्स हैं 5 फर्म्स। 1 लाख से 2 लाख प्रॉफिट कमाने वाली फर्म कितनी है, 150। नेक्स्ट 2 लाख से 300 तक प्रॉफिट कमाने वाली फर्म्स कितनी है, 1500। 3 लाख से 4 लाख तक प्रॉफिट कमाने वाली फर्म है 800। 4 लाख से 5 लाख 400 एंड अबव 5 लाख 200। तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये वेरिएबल्स कौन से हो गए, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो गए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स को कैसे दिखा रखा है, एक स्पेसिफिक रेंज में दिखा रखा है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन कौन सा, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, और दिस इज continuous variable of quantitative classification. So in this video we cover classification definition, object of classification, characteristic of classification and methods of classification. In next video we will study statistical series. Thanks for watching.